नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में महिला अपराध को लेकर वर्षों तक राजनीति हुई है और आज भी कई सवाल उठते हैं, लेकिन इन सब के बीच राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट में महिला अपराध का ग्राफ घटा है, लेकिन ड्रग तस्करी की घटनाओं में काफी वृद्धि भी हुई है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि उत्तराखंड में हर दिन औसतन 3 बच्चे गायब हो रहे हैं। सैकड़ों बच्चों का आज तक कुछ पता नहीं चला है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक देवभूमि उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 12% की कमी दर्ज की गई है। चोरी के मामले में रिकवरी दर 52% है, जो राष्ट्रीय औसत से दोगुनी है। इसके अलावा साइबर ठगी में भी रिकवरी के मामले में उत्तराखंड पुलिस का प्रदर्शन बेहतर रहा। उत्तराखंड पुलिस इस मामले में देश में 6ठे नंबर पर रही है। साल भर में साइबर पुलिस पीड़ितों के कुल 47 करोड़ 20 लाख रुपए वापस करने में सफल रही, लेकिन ये काफी नहीं है। साइबर क्राइम में भी जो है हमारे कुछ मामले जो है इसमें हालांकि इसमें शिकायतें जो है लगातार बढ़ी है। साइबरों की शिकायतें जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन पुलिस ने इस दौरान काफ़ी एक्टिवेट रही है और जो वर्ष 2024 में एकदम से जो राइजिंग ट्रेंड था, थोड़ा सा उसमें लगाम लगाया, केसेस हमारी कुछ कमी आई है। या तो पुलिस ने अवेयरनेस भी अच्छा किया है और कुछ एनफोर्समेंट, दोनों की बदौलत अवेयरनेस एंड एनफोर्समेंट थोड़ा केसेस पे लगाम लगाया। 24 में एकदम से शूट आउट था, तो इसमें पुलिस ने जो है अभी चार्जशीट भी केसेस को किया है, कुछ कन्विक्शन भी हुए हैं। तो जो साइबर क्राइम करने वाले लोग जेल भी गए, इवन साइबर क्राइम के कुछ केस में तो डेथ सेंटेंस भी अवार्ड हुआ है बंगाल में वगैरह। तो अब साइबर क्राइम में कोर्ट भी बड़े एक्टिवेट हो गए। आईजी कानून व्यवस्था डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने बताया कि उत्तराखंड राज्य में 2024 में महिलाओं के प्रति होने वाले कुल अपराधों में 12% की कमी आई है। वर्ष 2022 में 4,337 महिला अपराध के मामले दर्ज हुए थे, लेकिन वर्ष 2023 में 3,808 और 2024 में ये मामले घटकर 3,342 रह गए। इनमें हत्या के मामले में वर्ष 2024 में 2023 की तुलना में 1.75% की कमी आई है। केवल 56 मामले हत्या के दर्ज किए गए हैं। दहेज हत्या के मामले में 2024 में 2023 की तुलना में 20% की कमी आई है। ओवरऑल जितने केसेस आए जो हमने सॉल्व किया, ओवरऑल जो पब्लिक को हम लोग सर्विस दे रहे हैं, पब्लिक के पैसा रिटर्न कर रहे हैं, तो ओवरऑल अच्छे रैंकिंग में हम 3rd पोजीशन में है डीएस डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के इसमें, DSCI के इसमें। तो इसमें हम लोग और भी चुनौती है, लेकिन पुलिस के सामने जो है NDPS में भी हमने जो है हाल ही में जो है सिंथेटिक ड्रग्स में अच्छी रिकवरी करी है। जो ट्रेमेडोल जो कैप्सूल्स है और LSD है, MDA में है, इसमें पुलिस ने बहुत अच्छी रिकवरी की है। इसमें सिंथेटिक्स में प्रचलन बढ़ा है, जो नेचुरल ड्रग्स है उसमें कमी आई है। तो इसमें भी पुलिस जो है लगातार, अब हम लोग गैंगस्टर और पीट NDPS पे उसमें कार्रवाई करेंगे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2024 में 530 अपहरण के मामले आए, जिनमें से 94% मामलों का अनावरण किया गया। उन्होंने बताया कि दुष्कर्म के मामलों में भी 98% मामलों का अनावरण हुआ है। साइबर अपराध के प्रति उत्तराखंड में पुलिस की ओर से लगातार कार्य किए जा रहे हैं। उसी का परिणाम है कि वर्ष 2024 में वर्ष 2023 की तुलना साइबर यौन अपराधों में 13% की कमी आई है। आप आज सवाल पूछ रहे हैं जब रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है, पर जब ये NCRB की रिपोर्ट आई थी तभी मैंने सवाल पूछा था सरकार से, पुलिस से, कि ऐसा कैसे हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं हमारे बच्चे। और उसके लिए एक बहुत बृहद कार्यशाला फिर आयोजित की गई, जिसमें मुझे पूरी रिपोर्ट नीलेश बरने की और उनकी पूरी टीम ने वो रिपोर्ट दी। तो क्या हो रहा है, बच्चे रूठ के, लड़ के, एडवेंचर के लिए, जैसे पहाड़ के बच्चे को बस मसूरी आना है, यहाँ वाले को हरिद्वार तक जाकर देखना है, किसी को फेसबुक के फ्रेंड से मिलने जाना है, ऐसे करके बच्चे निकल जाते हैं। अब जब शाम तक बच्चा नहीं आता या 2-4 घंटे स्कूल में नहीं है, दोस्तों के पास नहीं, तो माता पिता गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं और वो शाम तक रजिस्टर बन जाता है ना, वो रिपोर्ट शाम तक पूरे प्रदेश से पुलिस मुख्यालय में आ जाती है। लेकिन वो 4 घंटे बाद भी अगर रिकवर हो गया, 1 दिन बाद मिल गया, तो वो मिसिंग चाइल्ड वाली लाइन में तो आई गया। इसीलिए आपने देखा रिकवरी रेट भी हमारा 95% से ऊपर है। आईजी ने बताया कि वर्ष 2023 में राज्य में कुल 1025 बच्चे गुमशुदा हुए, जिनमें से 729 बालिकाएं और 296 बालक शामिल थे। लेकिन पुलिस ने 654 बालिकाओं और 279 बालकों सहित कुल
933 बच्चों को वर्ष 2023 के अंत तक बरामद कर लिया था। ये आंकड़े एनसीआरबी की रिपोर्ट में प्रकाशित किए गए हैं। वर्तमान में शेष 92 गुमशुदा बच्चों में से 77 को बरामद कर लिया गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत होने वाले अपराधों में 3% की कमी दर्ज की गई है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने भी बच्चों की गुमशुदगी पर प्रतिक्रिया दी है। उत्तराखंड में लापता हो रहे बच्चों के मामले में एनसीआरबी की रिपोर्ट ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल पट्टी खोल के रख दी है। महिला अपराधों की तरह ही लापता बच्चों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं और पुलिस के आला अधिकारी अब पूरे मामले पे लिपापोती करने में लगे हैं। आईजी गढ़वाल कह रहे हैं कि नहीं, ये आंकड़े सही नहीं है। अरे आंकड़े सही क्यों नहीं है भाई? एनसीआरबी कोई कांग्रेस पार्टी की संस्था है? ये भारत सरकार की संस्था है, अपराधों पे आंकड़े जारी करती है और लापता बच्चों के मामले में एनसीआरबी की रिपोर्ट निश्चित तौर पर चौंकाने वाली है, चिंता में डालने वाली है। और लापता बच्चों की बात हम क्यों करें, ड्रग्स के मामलों में भी आज उत्तराखंड की स्थिति बड़ी चिंताजनक है। रिपोर्ट की विचारणीय बात यह है कि सिंथेटिक ड्रग की तस्करी में वृद्धि दिखाई गई है। विशेष चिंता यह है कि कॉलेजों और स्कूलों के आसपास क्षेत्र नए ड्रग हॉट स्पॉट के रूप में विकसित हो रहे हैं। वहीं नशीले पदार्थों और सिंथेटिक ड्रग्स से जुड़ी बढ़ती प्रवृत्ति गंभीर चिंता का विषय है और इसके लिए प्रशासन, शिक्षा संस्थान और पुलिस को मिलकर सख्त निगरानी और रोकथाम की जरूरत है। पूरी रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। तो जो असली मिसिंग चिल्ड्रन है ये वो नहीं है, पर क्योंकि बाय डेफिनेशन एक बार रिपोर्ट आ गई और वो मिसिंग चाइल्ड में आ गया, तो इसके लिए सोशल मोबिलाइजेशन की और जागृति की जरूरत है कि हम बच्चों को समझा के रखें। लेकिन जितने भयानक ये एनसीआरबी के आंकड़ा जब हम आइसोलेशन में देखते हैं, वैसी वस्तु स्थिति नहीं है। वर्ष 2023 की एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में आर्म्स एक्ट के तहत पंजीकृत अपराधों में उत्तराखंड देश भर में द्वितीय स्थान पर है। हत्या के मामलों में गत वर्ष की तुलना में 2.14% की कमी आई है, जो भारत में राज्य 7वें स्थान पर है। चोरी हुई संपत्तियों की बरामदगी के मामले में राष्ट्रीय औसत दर 31.4% की तुलना में उत्तराखंड राज्य में औसत बरामदगी दर 52.4% है। कुल मिलाकर यह है कि देवभूमि राज्य में भी ये आंकड़े बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ की आबादी बाकी राज्यों के मुताबिक काफी कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और टनकपुर से बड़ी खबर मिल रही है। पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में चंपावत के स्वाला डेंजर जोन में यातायात लगातार रुक रुक कर बाधित हो रहा है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जनता में काफ़ी आक्रोश भी है। लोगों ने कहा कि जरा सी बारिश होते ही राजमार्ग बंद हो रहा है और जबकि अरबों रुपए खर्च कर ऑल वेदर रोड बनाई गई है। वहीं डीएम ने राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित स्वाला क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और मार्ग चौड़ीकरण कार्य की प्रगति का जायजा भी लिया है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग खंड को निर्देशित किया है कि मार्ग पर किसी भी प्रकार की यातायात बाधा ना हो। इसके लिए कार्य को चरणबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से संचालित किया जाए। और ऐसे में टीएम ने स्वाला डेंजर जोन का निरीक्षण किया, मार्ग चौड़ीकरण कार्य की प्रगति का जायजा भी लिया है। यातायात सुचारू रखने के निर्देश इस दौरान दिए गए और जनता के लिए मुसीबत बना स्वाला डेंजर जोन को भी ठीक करने की बात कही गई है। अक्सर ये देखा जा रहा है कि थोड़ी सी ही बारिश में बार बार मलबा आ जा रहा है और जिस कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है, आवाजाही करने वाले लोगों को करना पड़ रहा है, जिससे काफ़ी परेशान लोग नजर आ रहे हैं। ऐसे में डीएम ने भी इसका जायजा लिया और लंबे समय से देखने में भी नज़र आ रहा है कि स्वाला डेंजर जोन बना हुआ है और यहाँ पर आवाजाही करने में लोगों को डर भी लगता है। डर के साए में ये लोग हैं, क्योंकि ये नहीं पता कि कब कहाँ से मलबा आ जाए। हालांकि ऑल वेदर रोड बनाई गई थी, लेकिन इस ऑल वेदर रोड का भी कोई कार्य नजर नहीं आ रहा है। और संवाददाता लक्ष्मण बेस्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, कब तक ये स्वाला डेंजर जोन ठीक हो पाएगा? क्या इसको लेकर कोई समय सीमा भी रखी गई है या फिर ये लोग यूं ही परेशान होते रहेंगे? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो स्वाला डेंजर जोन है टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क का काफी मतलब बदतर हालत जो वहाँ पर को हुई है। कब सड़क बंद हो जाए,
कब ऊपर से मलबा आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो कोई मतलब डेडलाइन इस पर रखी नहीं गई है कि कब तक सही हो जाएगा। हाँ, डीएम चंपावत मनीष कुमार कल देर रात 16 डेंजर जोन में पहुंचे और कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को, एनएच के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए कि एनएच पर यातायात जो है लगातार सुचारू रहे। जो 16 डेंजर जोन है, जरा सी बारिश होते ही जो है ऑल वेदर सड़क का बंद हो जाता है। लगभग बरसात में लोगों को परेशानी। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। डोईवाला लच्छीवाला वन रेंज में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मानव वन्यजीव और सह अस्तित्व थीम पर चल रहे वन्यजीव सप्ताह का लच्छीवाला वन विभाग विश्राम गृह पार्क में समापन हो गया है। कार्यक्रम में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी शिरकत की और पौधारोपण भी किया है। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन कर्मियों को सम्मानित भी किया गया है। वन्यजीव सप्ताह मना रहे हैं और इस वन्यजीव सप्ताह को मनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि किस तरह से आम आदमियों को वन्य जीवों की जो इम्पोर्टेंस है हमारी जैव विविधता को बनाए रखने में, हमारे यहाँ टूरिज्म को बढ़ाए रखने में, और कहीं ना कहीं ये इस राज्य की एक पूरे देश के अंदर 72% वनाच्छादित क्षेत्र होने के कारण, क्योंकि हमारे यहाँ बेनता संख्या में टाइगर्स भी हैं, हाथी भी हैं और राज बनने के बाद लगातार इसमें वृद्धि हुई। तो आज किस तरह से इको टूरिज्म में इनका जो महत्व है, जैव विविधता जो महत्व है, तो लोगों को इनके साथ कि इनका अस्तित्व बहुत जरूरी है। 10 अक्टूबर को करवा चौथ है, लिहाजा तैयारियां तेज है। चमोली के ज्योतिर्मठ बाजार सज चुके हैं और ऐसे में दुकानदारों का कहना है कि उम्मीद है इस बार अच्छी कमाई होगी। चमोली के सरहदी सीमांत नगर ज्योतिर्मठ में करवा चौथ पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बदले मौसम के मिजाज के कारण सीमांत के ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों की आमद कम रही है। आज मौसम खुलने के बाद नगर क्षेत्र के बाजारों में धीरे धीरे रौनक लौटने लगी है। आपको बता दो कि वैसे देखा जाए तो पूरा विकास करने से मंदी का दौर चल रहा है, जो बाजार की स्थिति बहुत निराशाजनक है। सबसे बड़ी बात है, लोगों ने ऋण लेकर कुछ ऐसा करके लोगों ने लोन ले करके सामान मंगाया हुआ है, लाखों का सामान मंगाया हुआ है। जिस हिसाब से बाजार की जो स्थिति चल रही है उसमें बहुत ही ना के बराबर बिल्कुल जिसको बोलते हैं व्यापार चल रहा है, और जो व्यापारी हैं उनका जो माल है वो वैसा का वैसा पड़ा है। और ख़ास तौर से जो 1-2 महीने से हम देख रहे हैं बाजार में बहुत ज़बरदस्त मंदी है। और यह जिस जोशीमठ के अगर बाजार की बात करें तो बताया ये जा रहा है कि 40% दुकानों में केवल बोनी नहीं हो रही है। जो कहते हैं कि किसी दुकान का बोनी होता है, किसी खाता खोलना होता है। अगर किसी दुकान में अगर 40% दुकानों में अगर खाता नहीं खुल रहा है तो समझा जा सकता है कि जोशीमठ व्यापार की स्थिति क्या है। और दूसरी बात, जो ऑनलाइन की व्यापार है उससे भी लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन जो शॉपिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से जोशीमठ का जो 70% जो व्यापार है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मुख्य बाजार ज्योतिर्मठ में करवा चौथ व्रत को लेकर सीमांत क्षेत्र की महिलाएं भी व्रत की खरीदारी में जुट गई हैं। त्योहारी सीजन के चलते अब क्षेत्र के व्यापारियों के चेहरे की रौनक भी लौट रही है। करवा चौथ पर्व की तैयारी में महिलाएं खरीदारी में व्यस्त नजर आ रही है। 16 श्रृंगार और सजावटी थालियों की मांग भी बढ़ गई है, जिससे व्यापारियों को व्यापार में वृद्धि की उम्मीद है। मैं ये कहना चाहूँगा, जो 2 दिन से यहाँ पे तेज बारिश और बर्फबारी हो रही है ऊपर इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, तो जो सीमांत क्षेत्र के जनता है, लोग हैं वहाँ के रहने, वो अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, जिस कारण व्यापार में काफ़ी फर्क पड़ा है पिछले 2-3 दिनों से। तो आज देखो, आज थोड़ा बादल लगे हैं, लेकिन आज मौसम बारिश रुकी है, तो आज उम्मीद है हमें कि कुछ लोग आए बाहर निकल के और हमारा व्यापार चल सके अच्छे से। करवा चौथ के अवसर पर अन्य पूजा सामग्री और 16 श्रृंगार से लेकर सजावटी थालियों की मांग अधिक दिख रही है। विशेष रूप से सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों पर महिलाएं सजने संवरने का सामान खरीदने में व्यस्त दिख रही है। इस बार करवा चौथ का पर्व 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। बाजार की खरीदारी थी, वो होनी थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण लोग घर से बाहर नहीं निकले। फिर भी लोग थोड़ा थोड़ा बाहर निकले हैं। लोगों में उत्साह है त्योहार को लेकर, और मुझे विश्वास है कि आज भी भीड़ रहेगी, क्योंकि आज मौसम साफ है और कल भी मौसम साफ दिखा रहा है। जो
तो मुझे लगता है कि काफ़ी खरीदारी इस बार होने वाली है बाज़ार में, क्योंकि लोग पहला त्यौहार है ये और महिलाओं में बहुत ज़्यादा जोश है। दुकानदार आरती उनियाल ने बताया कि करवा चौथ के लिए बड़ी संख्या में चूड़ियां, बिंदी, मेहंदी और श्रृंगार का सामान मंगवाया गया है। महिलाएं जमकर खरीदारी कर रही हैं। अभी 2 दिन बाकी हैं, लिहाजा व्यापार में वृद्धि की संभावना तो नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। दीपावली पर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी सार्वजनिक रास्तों, सड़कों और आंतरिक मार्गों पर पटाखा बिक्री पूरी तरह प्रतिबंध कर दी गई है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन जय भारत सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि अगले वर्ष से पटाखा बिक्री के लाइसेंस केवल चिन्हित खुले मैदानों में ही निर्गत किए जाएंगे, जिस पर व्यापारिक संगठनों ने भी सहमति जताई है। प्रशासन ने पटाखा दुकान के लिए आवेदन शुल्क 850 निर्धारित किया है और आवेदन की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर तय की गई है। पटाखा बिक्री केवल 17 से 21 अक्टूबर तक ही होगी। प्रतिबंधित क्षेत्रों में पलटन बाजार, घंटा घर, धामावाला, मोती बाजार, रामलीला बाजार, आनंद चौक, करणपुर और अन्य भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में भी पटाखा नहीं बिक पाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले पर प्रशासन सख्त कार्रवाई भी करेगा। बीजेपी विधायक शक्तिलाल शाह ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में कहा है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रही है। सांसद, विधायक और प्रदेश के मुखिया प्रवास कर जनता के द्वारा तक भी जाएंगे, उनकी समस्याएं भी सुनेंगे। इसके साथ ही शहीदों के घर से लाई गई मिट्टी को भी अपनी बात रखी है। भाजपा विधायक शक्तिलाल शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं। बस अब जिस तरह जनता के द्वार पर आप लोग जा रहे हैं और अभियान पूरा चला रहे हैं कि गरीबों के द्वार पर सरकार जा रही है, किस तरह के अभियान है और आप लोग किस तरह से अब जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, जनता की सरकार, जनता के द्वार, ये हमारा संगठन का भी कार्यक्रम होता है, पार्टी का भी कार्यक्रम होता है और सरकार का भी कार्यक्रम होता है। इसमें हम लोगों के भी प्रवास होंगे, सांसद महोदय लोगों के भी प्रवास होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी प्रवास होगा और हमारे शेष ज्येष्ठ कार्यकर्ता, हमारे राज्य मंत्री जितने भी हमारे पार्टी के वो शीर्ष नेतृत्व है, सबको जिम्मेवारी दी जाएगी। हम जन जन तक जाकर के, प्रत्येक गांव में जाकर के जन समस्याओं को सुनना, उनका निराकरण करना, उन पर काम करना, ये हमारा एक प्रयास होता है। ये आज ही नहीं, हमारा पहले से ही चलता है। तो इस बार इस कार्यक्रम का शुरुआत होने वाला है। हम सब लोग गांव में जाएंगे, अपने जैसे मेरा अपना मन है, हम सीमांत गांव में किसी में जाएंगे। अन्य भी हमारे जितने भी विधायक साथी लोग हैं, माननीय सांसद लोग हैं, सब ने अपना अपना एक शेड्यूल तय कर दिया होगा कि हमें कितने गांव में जाना है, किस गांव में हमें रात्रि विश्राम करना है। इस तरह से हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं और हम जाते हैं और जनता की समस्याएं सुनते हैं। जब समस्याओं को सुनने के बाद उसको निराकरण करने का भी काम करते हैं। बस अब शहीद के आंगन की मिट्टी ले जाने का जो कार्यक्रम है आप लोग चला रहे हैं, ताकि जो सैनिक कल्याण की ओर से ये बनाया भी जा रहा है, एक भव्य तरीके से ये भी देखा जा रहा है, तो किस रूप में आप इस मिट्टी को ले जा रहे हैं, कहाँ पर ले जा रहे हैं, किस तरह के अभियान है? देखिए, मैं आपको कहूँ कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ जो है हमारी एक वीर भूमि भी है। इस उत्तराखंड का मुझे लगता है कि लगभग कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिसमें हमारे जो लोग हैं आर्मी में काम नहीं करते हैं। निश्चित ये एक बहुत बड़ा अभियान है। इसको भी हम हर साल इस वीर भूमि, इस देव भूमि की मिट्टी का ले जाने का काम करते हैं। इस बार भी मेरी विधानसभा में भी पुनौली में था, वो लड़का पिछले 2019 में शहीद हुआ था। उसके घर पे गए थे, उसके आंगन की मिट्टी, उसके खेत की मिट्टी को हम लेके गए हैं और ये कार्यक्रम हमारा निरंतर चलता है। मैंने कहा ना कि ये धाम जो है, ये उत्तराखंड धाम ही नहीं बल्कि वीरों की पहचान भी है। इसके लिए तो मैं उन वीर शहीदों को भी नमन करता हूँ और माननीय मोदी जी को और अपने युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि जो निरंतर हम इस काम को भी चलाते रहते हैं। मतलब जिस तरह के आप अभियान चला रहे हैं, क्या इससे, क्योंकि ये भी देखा गया इस बार जैसे आपदा आई कई क्षेत्रों में, तो उन क्षेत्रों पर जब प्रवास करेंगे, मंत्री हों, विधायक हों, तो इससे फ़ायदा मिलेगा उस गांव के लोगों को भी? निश्चित मैंने कहा ना कि जब हम लोग प्रतिनिधि लोग हम अपना प्रवास का कार्यक्रम या किसी गांव में जाने का कार्यक्रम बनाएंगे तो क्या होता है कि वहाँ पे अधिकारी लोग भी एक्टिव मूड में हो जाते हैं और जो काम रुके होते हैं या जिनको गति नहीं मिलती है उनको तीव्र गति से काम करने का काम करते हैं। तो दोनों ही काम होते हैं, जनता की समस्याओं का समाधान भी होता है, हमारा जनता से मिलना भी हो जाता है और जो काम रुके पड़े हैं उनको पूरा करने का भी अवसर मिल जाता है। धन्यवाद।
सर हमसे बातचीत करने के लिए हॉर्नबिल टीवी से। और शक्तिलाल शाह जी हमारे साथ थे जो बता रहे थे कि सरकार रात्रि विश्राम पर फोकस कर रही है और ऐसे में वो भी अपने क्षेत्रों में जाएंगे और आपदा क्षेत्रों में भी उस दौरान जाएंगे उन लोगों की मदद के लिए भी। शक्तिलाल शाह जी खुद भी ये बात कह रहे हैं कि वो भी इन क्षेत्रों का दौरा करेंगे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने केदारनाथ धाम में सोने की परत के विवाद पर तीखे सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पहले तीर्थ पुरोहितों और शंकराचार्य जी ने यह मुद्दा उठाया था कि सोना और पीतल तांबे में बदल गया है। उन्होंने कहा कि बाद में मूर्तियों पर दोबारा पॉलिश कर प्लास्टिक की शीट चढ़ा दी गई जो उचित नहीं है। उन्होंने सवाल उठाए हैं कि आखिर प्लास्टिक की शीट क्यों लगाई गई और जांच के दौरान आरोप लगाने वालों को क्यों नहीं बुलाया गया। उन्होंने मांग की है कि यदि सब कुछ सही है तो कमिश्नर एफिडेविट देकर बताएं कि सोना वास्तव में कितना किलो है, क्योंकि हकीकत में जांच होने पर यह दावा गलत साबित होगा। अगर कुछ नहीं है तो ये वहाँ गणेश गोदियाल गया था वो फोटो खींचने के लिए कि भाई ये सोना जो है पीतल बन गया, तांबा बन गया। वो तो वहाँ के तीर्थ पुरोहितों ने वो बात जारी की, शंकराचार्य जी ने वो बात कही और उसके बाद जब हम गए तब हमने भी देखा और गणेश गोदियाल ने लगाई वो दोबारा पॉलिश करके प्लास्टिक की सीट दोबारा गणेश गोदियाल ने लगाई क्या उस पर। और ये तो इसी तरह है कि कोई जैसे गहने पहने, नथ पहन ले, गुलाबंद पहन ले और उस पर बाहर से प्लास्टिक का कवर लगा दे, तो क्या ये उचित है? प्लास्टिक के कवर क्यों लगा रखे हैं उस पर? तो उन्हें जवाब देना चाहिए। वो बात यह है कि जो उन्होंने किया वो क्यों किया और ये कैसे हुआ। और जो जांच हुई है, अब जांच पर प्रश्न ये है कि जांच के लिए किसको बुलाया गया। हमने आरोप लगाया, हमको तो बुलाया नहीं। जिन लोगों ने आरोप लगाया उनको तो बुलाया नहीं। कमिश्नर साहब ने जांच कर दी और बोल रहे हैं कि कोई गलत नहीं है। तो कमिश्नर साहब एफिडेविट दे दें कि जो सोना लगा है वो 83 किलो का दे दें, लेकिन एफिडेविट दे दें कि वो 23 किलो का है वो सोना। कैसे उन्होंने जिस पर वो सीट लग गई है उस सोने की जाँच कहाँ से की उन्होंने, उसका वजन कैसे किया उन्होंने, कैसे उन्होंने बोल दिया कि 23 किलो सोना है ये। पहले 230 किलो बोला गया, फिर 23 किलो बोला गया और हकीकत यह है कि जांच अगर सच में हो जाए तो वो उतना भी नहीं निकलेगा। प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस यशपाल बिष्ट ने कहा है कि किसान अपनी मांग को लेकर लगातार संघर्षरत हैं। उन्होंने बताया कि किसानों ने कई बार मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने भी किसानों की समस्याओं को लेकर धरना और प्रदर्शन किया। बिष्ट ने कहा कि सरकार ने अब धान की खरीद शुरू की है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। किसानों की मुख्य मांग एमएसपी का स्पष्ट घोषणा करना है, जिसमें धान, गन्ना और अन्य नकदी फसलें भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसानों को उनकी लागत का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो वो खेती से विमुख हो जाएंगे। कि किसान लगातार अपनी मांग को लेकर के संघर्षरत हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास का भी कई बार घेराव किया। कांग्रेस पार्टी के हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी ने कई बार किसानों की मांगों को लेकर के धरना किया, प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। तब जाकर के ये सरकार अब जो है धान की खरीद की जो शुरुआत कर रही है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि एमएसपी की घोषणा जो है किसान चाहते हैं धान पर, गन्ने पर, अन्य जो नकदी फसलें हैं उन पर, लेकिन उस पर ये सरकार कोई भी फैसला नहीं ले रही है। क्योंकि किसान की जो लागत कृषि पर आ रही है, जो उपज पर आ रही है, अगर वो भी वसूल नहीं होगी तो फिर वो भविष्य में कृषि से विमुख होगा और निश्चित तौर पर अगर वो कृषि से विमुख होगा तो खाद्यान्न का संकट गहराएगा, आम जनता के लिए परेशानी की बात होगी। तो कृषि क्षेत्र पर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, किसान की समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और सरकार को खरीद सेंटरों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए, एमएसपी की घोषणा भी करनी चाहिए, चाहे वो गन्ने का मामला हो, चाहे अन्य दालों का मामला हो, अन्य नकदी फसलों का मामला हो, पर्वतीय क्षेत्र की जो उपजें हैं उनका मामला हो। देखते हैं धामी सरकार उस पर कब निर्णय लेती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।